Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Physics with Umar Farooq and Toppers Academy. एनिमडिकेट लेक्चर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का कोर्स है, चैप्टर नंबर 3 है, टॉपिक है इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है? अगर आप लास्ट लेक्चर देखे एनिमडिकेट लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने मोमेंटम को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पल्स क्या है? When a large force apply on a body in a very short interval of time, this phenomena is known as impulse. ठीक है, ये सबको पता है। When large force is applied on a body, applying on a body in a very short interval of time, in very short interval of time, इसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। या इसके अलावा इस तरह भी आ सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स। और एमसीक्यूज में भी आ सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। ये हो गया एक एमसीक्यू। क्लियर है ये बात? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विल गिव अस व्हाट? द चेंज इन मोमेंटम, या मोमेंटम का यूनिट देता है या हमें इम्पल्स देता है, ठीक है। तीनों ऑप्शन में हम जो करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे वो इम्पल्स लगाएंगे, अगर ऑल ऑफ दीज गिवन नहीं हो। क्लियर है ये बात? इसका मैथमेटिकल फॉर्म, अच्छा, इम्पल्स क्या है? जे से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है ये बात? और जे क्या है? ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के क्या होगा? इसका चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स होगा। क्लियर है ये बात? मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं कि J इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, ठीक है। ये फोर्स यहाँ पे क्या होगा? लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं हम, लार्ज फोर्स। और ये टाइम यहाँ पे क्या है? ये स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल। व्हेन लार्ज फोर्स इज अप्लाइड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब यूनिट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि इसके यूनिट्स पे एमसीक्यूज आते हैं। समझ आई बात की? सो नंबर 1, ऐसा यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इम्पल्स जो है वो क्या है? इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। और टाइम का यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड। ये एमडीकेट 2020 में भी आया था। किस तरह आया था वो फिर मैं बताता हूँ। तो न्यूटन सेकंड किस तरह एमसीक्यूज आया था ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। नंबर 2, डेराइव यूनिट क्या है? डेराइव यूनिट भी न्यूटन सेकंड है। क्लियर है ये बात? तो न्यूटन सेकंड ही याद रखें। नंबर 3, बेस यूनिट कौन सा होगा? BU, बेस यूनिट। न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो इससे क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मतलब बेस यूनिट ऑफ इम्पल्स वो सेम है एज डेट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, या बेस यूनिट ऑफ मोमेंटम, दोनों में सेम होता है। क्लियर है ये बात? अब जो तीसरा ये हो गया, चौथा यूनिट कौन सा होगा? वो होगा CGS। CGS में इसका यूनिट क्या है? नंबर 4, CGS यूनिट। तो CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट होगा इसका, देखो
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन सेकंड है तो न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, और सेकंड अपनी जगह पे आ गया, ठीक है, न्यूटन सेकंड। और न्यूटन सेकंड किस चीज़ के बराबर है? ग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर है। क्लियर है ये बात? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन सेकंड, अगर ये याद है आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था मोमेंटम में, ठीक है, सेकंड लेक्चर ऑफ एन इंडिकेट की, ये बराबर है किस चीज़ की? ये बराबर है 10 पावर 5 डाइन एंड 2 सेकंड के बराबर है। क्लियर है ये बात? या हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसमें कितने डाइन पर सेकंड है, डाइन सेकंड है, वो है 10 पावर 5 डाइन सेकंड है। क्लियर है ये बात? कभी कभार इस तरह भी आ सकता है, अच्छा कभी कभार इस तरह भी आ सकता है कि 1 न्यूटन सेकंड में कितने ग्राम मीटर पर सेकंड है, सो 10 पावर 5 ग्राम मीटर पर सेकंड है। क्लियर है ये बात? तो ये रिलेशंस याद रखना चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, मतलब ये हर एक पॉइंट आपका क्या है? एक एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू, ये एमसीक्यू, ठीक है, ये एमसीक्यू, ये एमसीक्यू, हर एक पॉइंट आप लोगों का क्या है? ये एमसीक्यू जोन है। नंबर 5 कौन सा होगा? एफपीएस सिस्टम में एफपीएस यूनिट क्या होगा? ब्रिटिश यूनिट क्या होगा? तो एफपीएस सिस्टम में जो इम्पल्स का यूनिट है वो क्या है? पाउंड सेकंड है। क्या है? पाउंड इनटू सेकंड है। और पाउंड सेकंड किस चीज़ के बराबर है? देखो ग्राम मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, तो ग्राम की जगह पर हम लगाएंगे क्या? स्लग लगाएंगे, और मीटर पर सेकंड की जगह लगाएंगे फुट पर सेकंड लगाएंगे, ठीक है। तो डाइन सेकंड इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, न्यूटन सेकंड डाइन सेकंड। तो देखो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखवाता हूँ, ज़रा गौर से लेके, ये सब क्लियर हो जाएगा एक सेंटेंस में। न्यूटन सेकंड, फिर क्या है? डाइन इनटू सेकंड, फिर क्या है? ये पाउंड इनटू सेकंड। अब ज़रा गौर से लेके, ठीक है, न्यूटन सेकंड इसको हमने लिख दिया किस चीज़ में? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको हमने लिख दिया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसको हमने लिख दिया स्लग इनटू फुट पर सेकंड। क्लियर है ये बात? एमसीक्यूज पॉइंट्स बताए, एक एक एमसीक्यू। तो ये जो मैंने लिख दिया है ये एसआई हो गया, एसआई और इसका बेस, ये सीजीएस हो गया और सीजीएस में बेस, और ये एफपीएस हुआ और एफपीएस का बेस। क्लियर है ये बात? तो ये 2 एमसीक्यू ये हो गया, ये भी एमसीक्यूज होंगे और ये भी एमसीक्यूज होंगे। तो ये 6 और ये 4, ये 10 एमसीक्यूज तो आप लोगों की सिर्फ एक ही पेज पे। समझ आ रही बात की? अब एमसीक्यूज तो ऑलरेडी इस पे मैंने बना भी है, वो देखेंगे बुक में, ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज कैसे आते हैं इस पे वो मैं लिखवाता हूँ। डायमेंशन तो सेम है इसका, जिस तरह डायमेंशन ऑफ क्या है मोमेंटम का डायमेंशन है, वो डायमेंशन ऑफ इम्पल्स के बराबर है। क्लियर? अब एमसीक्यूज नोट करें, शाबाश, एमसीक्यू नोट करें। एमसीक्यू क्या है? नंबर 1, जो एमडीकेट 2020 में आया था वो कुछ इस तरह था। न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन नंबर ए लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी इम्पल्स, ऑप्शन नंबर सी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ऑप्शन में डालता हूँ एंगुलर मोमेंटम, एंड ऑप्शन नंबर डी फॉर एग्जाम्पल टार्क आ गया है, मुझे याद नहीं है कि कौन सा टर्म है। अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बहुत सारे स्टूडेंट शोर मचाते हैं कि आंसर इस तरह है, इस तरह, इस तरह। इसमें करेक्ट ऑप्शन है इम्पल्स। इम्पल्स क्यों करेक्ट ऑप्शन है?
क्योंकि असल में इम्पल्स बराबर है किस चीज़ के, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी के बराबर है, और लीनियर मोमेंटम बराबर है किस चीज़ के, m इंटू वी के बराबर है। अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स देखें तो सिस्टम इंटरनेशनल यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे न्यूटन सेकंड है, और यूनिट भी गिवन इन न्यूटन सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इम्पल्स। ठीक है, हाँ इस तरह हो सकता है कि टार्क के बजाय अगर इस तरह आया होता कि बोथ ए एंड बी, तो हम टेक करते थे किस चीज़ को, बोथ ए एंड बी को। क्लियर है ये बात? तो ये अपने जहन में याद रखें कि जो भी अगर 4 ऑप्शन ठीक है तो फिर इनमें से हम करेक्ट ऑप्शन ढूंढेंगे, फेवरेट ऑप्शन ढूंढेंगे कि और रिलेटेड आंसर ढूंढेंगे, इस आई के साथ हम कंपेयर करेंगे, फिर हम वहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे कि ये आंसर है या आंसर। क्लियर है ये बात? नंबर 2, द बेस यूनिट ऑफ, और से देखें, the base unit of impulse is same as date of, option A, जरा गौर से देखिए, SI unit of momentum, base unit of momentum, CGS unit of momentum, या बोथ ए एंड बी। अब देखो इम्पल्स का जो बेस यूनिट है ये तो मोमेंटम का यूनिट है, ये हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है ये एमसीक्यूज कि यहाँ पे बेस है, एसआई है, सीजीएस है, लेकिन करेक्ट इसमें कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड देता है और यहाँ पर भी ये हमें क्या देता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड देता है। क्लियर है ये बात? तो ये अपने साथ याद रखें। क्लियर? डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स सेम है जिस तरह डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का है, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, वो है m(l)(t)⁻⁻1। एमसीक्यू इस तरह क्या, नंबर 3, m(l)(t)⁻⁻1 इज द डायमेंशन ऑफ, अब गौर से देखें, डायमेंशन ऑफ, ऑप्शन ए, इम्पल्स एंड फोर्स, नंबर 2, या नंबर बी, इम्पल्स एंड टॉर्क, ऑप्शन सी, इम्पल्स एंड एंगुलर मोमेंटम, and option D, impulse and linear momentum। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है impulse and linear momentum। क्लियर है? क्योंकि इम्पल्स का भी डायमेंशन सेम है और लीनियर मोमेंटम का भी डायमेंशन है, तो दोनों का डायमेंशन क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है ना? नाउ एमसीक्यू नंबर 4 देखिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एन यूनिफॉर्म मोशन, एन यूनिफॉर्म मोशन impulse will be option number A maximum, option number B minimum, option number C 0, ऑप्शन नंबर डी इन्फिनिटी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इन यूनिफॉर्म मोशन, जब यूनिफॉर्म मोशन है तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या है, 0,
और जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब फोर्स ज़ीरो होगा, और जब फोर्स ज़ीरो है तो इम्पल्स क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। अब इसमें मैंने एमसीक्यूज कैसे बनाए हैं तो आप लोग वो देख लें, ठीक है। यहाँ पे इम्पल्स पे कितने एमसीक्यूज है कोशिश करते वो सब के सब यहाँ पे हम क्या करें? सॉल्व करें। देख ले आप लोग, पेज नंबर 11 को ओपन करें और एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ आ जाइए। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो? ज़ीरो हो। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नंबर 2, when a large force is applied for a very short interval of time, this is called momentum, change in momentum, impulse या none of above। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम नहीं है। अब अगर यहाँ पे बोथ बी एंड सी होता तो हम करेक्ट करते बोथ बी एंड सी, लेकिन यहाँ पे बोथ बी एंड सी नहीं है, इस वजह से हम सेलेक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या? सी। नाउ नंबर 3 क्या है? A body whose momentum is constant must have constant force, velocity, acceleration या all of above। तो देखो, वो बॉडी जिसका मोमेंटम कांस्टेंट हो तो इसका फोर्स कांस्टेंट होगा? नहीं, फोर्स ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इससे पहले मैंने एमसीक्यूज भी समझाया कि यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन में मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो फोर्स और एक्सेलरेशन उसमें दोनों ज़ीरो। जब दोनों ज़ीरो है तो इसमें वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नंबर 4, in which of the following cases force may not be required to keep particle going in a circle, particle going along a straight line, the momentum of the particle constant, और यहाँ पे acceleration of a particle is equal to constant। तो यहाँ पे ये वाला से momentum of a particle constant, in which of the following cases force may not be required। force required नहीं है इस केस में। मतलब ये हुआ कि जब फोर्स ज़ीरो हो इसका मतलब क्या है? मोमेंटम इस केस में कांस्टेंट है, तो फोर्स इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। नंबर 5, इन अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, if a force of 250 Newton acts on a body, the momentum acquired is 125 kg meter per second. What is the period for which force acts on the body? तो पीरियड क्या है? So delta P is equal to F multiply by delta T। So delta T क्या होगा? delta P divided by F। इसको आप लोग क्या करें? सॉल्व करें, आ जाएगा इससे आंसर 0.5 या 0.25, इनमें से एक करेक्ट है, आप लोग खुद करें। द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, देखो यहाँ पे हो गया टाइम, यहाँ पे हुआ फोर्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एरिया है, सो एरिया हमें क्या दे दे? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। फोर्स क्या है? ये इम्पल्स है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी ये हमें इम्पल्स देता है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात? नंबर 7, a ball of mass 150 grams start moving with a acceleration of 2 meter per second 20 meter per second square when hit by a force which acts on it for 0.1 second, the impulsive force will be what? तो impulsive force क्या होगा? यहाँ पे मालूम करें। F is equal to डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है। एक्सेलरेशन मौजूद है, इससे आप लोग क्या करें? वेलोसिटी खुद मालूम करें, क्योंकि टाइम ऑलरेडी मौजूद है। एक्सेलरेशन आप लोगों को पता है, देखो डेल्टा P का वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि गिवन नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है। तो एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर है? डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T के बराबर है। अब डेल्टा V तो हम मालूम करेंगे, सो डेल्टा V इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। ए कितना है? ये है। डेल्टा टी कितना है? 0.1। इससे आ जाएगा डेल्टा वी, और पी की जगह पर हम पुट करेंगे एम डेल्टा वी, तो इससे आ जाएगा डेल्टा पी का वैल्यू, और डेल्टा टाइम गिवन है तो आप लोगों के पास आ जाएगा जो भी है, ठीक है। समझ आ रही बात की? अब यहाँ पे नंबर 8, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड, या अच्छा इसको एक और आसान तरीके से भी कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए।
ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या होने, जी का एम का वैल्यू भी क्या होने मालूम कर सकते हो। नंबर 8, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? बहुत सारे स्टूडेंट जो इस पे टिक करते हैं वो ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। क्यों गलत है? न्यूटन जो कैपिटल एन है असल में ये साइंसदान का नाम शुक्र है, साइंटिस्ट का नाम शुक्र है, सो लिहाजा इसमें ऑप्शन एक भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नन ऑफ एबव। अब गौर से देखें मैं क्या कहने वाला हूँ, नन ऑफ एबव, लेकिन यहाँ पे तो नन ऑफ एबव ऑप्शन नहीं है, ये तो मेरे बुक में है, इस वजह से मैंने नन ऑफ एबव लगाया। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, जब अगर आप लोगों के एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है, ऑनलाइन होगा, वहाँ पे तो चेंज भी नहीं होता, तो क्या करेंगे उसमें फिर हम टिक करेंगे बोथ ए एंड बी। लेकिन अगर बोथ ए एंड बी की जगह नन ऑफ एबव आ जाए तो फिर हम टिक करेंगे किस चीज़ को, नन ऑफ एबव को टिक करेंगे। ठीक है, नंबर 9, the area under the curve of force and time graph gives us impulse, ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नंबर 10, in isolated system impulse is maximum, minimum, zero या infinity, तो इसमें जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इम्पल्स इसमें क्या है, क्यों जीरो है? क्योंकि फोर्स जीरो है, और जब फोर्स जीरो हो जाए तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, वो जीरो के बराबर होगा। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया आप लोगों का एनिमेटिकेट लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।